ये सही जगह पे सही तरीके से रखा हुआ है, इसको कुछ करने छूने की जरूरत नहीं, अपना काम करता रहेगा। तो पूरा विषय दुनिया को देखने के तरीके का है और दुनिया को देखने का अभी तक केवल 2 ही तरीका विकसित हो पाया है। एक वह तरीका जिसको धीरे 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 करके सैकड़ों हजारों सालों में हमने अपने पुरखों को करते हुए या सोचते हुए या कहते हुए देखा और उनसे सीखा। इस तरीके को हम परंपरागत तरीका करते हैं। दूसरा तरीका जिससे हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं, उसका नाम है वैज्ञानिक तरीका। विज्ञान की कुल उम्र अभी मुश्किल से 150 से 200 साल तक लगभग आती जाती है। भाप के इंजन के आविष्कार के साथ जेम्स वाट ने जब भाप का ताकत का पता लगाया कि पानी की केतली का ढक्कन उसके ऊपर पत्थर रख देने के बाद भी उड़ जाता है, उस दिन से ही विज्ञान की उम्र मानी जाती है। जबकि इसके पहले जितने भी आविष्कार हुए उनकी गणना अगर आप करेंगे तो पहला आविष्कार मिलेगा हमको मनुष्य द्वारा आग की खोज और चक्के का आविष्कार। चक्के के आविष्कार के पहले और आग की खोज के पहले मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का दास था। जब उसने चकमक पत्थर से रगड़ करके या लकड़ी को रगड़ करके आग जलाना सीख लिया, उसके बाद से उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई और उस नई दुनिया में इंसान को प्रकृति की पहली शक्ति पर विजय दिलवा करके उसको प्रकृति की शक्तियों का स्वामी बनने की तरफ पहला कदम उठा दिया। बेचारा मानव महाबली मानव बनने की तरफ बढ़ता चला गया। तो मैं दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा था। पिछले दिनों हमने जिस विषय पर बात किया था वह परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में हमको चीजों को किस वजह से कोई घटना हो रही है इसके बारे में जानने, समझने, सोचने का कोई आधार नहीं मिलता और परिणाम ये होता है कि अक्सर हम किसी घटना को किसी दूसरी घटना से सीधे नहीं जोड़ पाते हैं और जोड़ने की कोशिश में एक ऐसी शक्ति को बीच में ले आ देते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं होते हैं, मानते होते हैं। इस चिंतन पद्धति में एक त्रिभुज बनता है। कोई कार्य होता है, उसका कोई कारण होता है, लेकिन कार्य और कारण दोनों को संचालित करने वाली
एक तीसरी अदृश्य शक्ति होती है जो सर्वशक्तिमान मानी जाती है और जिसको हम भगवान का नाम दे या भाग्य का नाम देकर। इसके लिए कई उदाहरण पिछली बार दिए गए थे, इसमें और विस्तार में जाने की आज जरूरत है। जिस पद्धति से हम किसी भी कार्य के कारण को सीधे जोड़ लेते हैं, उस पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में हमारे सोचने का आधार तर्क होता है। धरती पर सबसे पहला आदमी जिसने कहा कि मेरी बात मत मानो, किसी की बात मत मानो, केवल वह मानो जो तुमको तर्कसम्मत और सही और उचित लगता है, वह महात्मा बुद्ध। बुद्ध के धरती पर आने से पहले पिछली पीढ़ी के हर आदमी ने अगली पीढ़ी के हर आदमी से कहा कि तुम इस बात को मानो, क्योंकि इसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसे किताबें कह रही हैं, क्योंकि इसे हमारे पुरखों ने कहा हुआ। और लोग आज्ञा पालन करने को चरित्र का एक बेहतर गुण मानते चले गए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम उसे मत मानो जिसे किताबें कहती हैं, तुम उसे मत मानो जिसे पूर्वज कहते हैं, तुम उसे भी मत मानो जिसे मैं खुद बुद्ध कहता हूँ, बल्कि तुम केवल उसे मानो जो तुमको सोचने, समझने, विचार करने और तर्क करने के बाद सही लगता है और मानवता के लिए हितकर लगता है, उसी को मानो। चिंतन की यह पद्धति हमको ज्ञान के स्रोतों की तरफ सोचने के लिए विवश करती है कि हमारी जानकारी का जरिया क्या होता है। दुनिया में हमारे पुरखों ने बताया है कि जानकारी का केवल 4 जरिया होता है। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम सीधे सीधे खुद अपनी आंखों से देखकर या खुद अपने हाथों से करके या खुद अपने दिमाग से सोच करके जानकारी पाते हैं, अपने कानों से सुन करके जानकारी पाते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा सीमा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश, काल, परिस्थिति, परिवेश में बहुत कम चीजों को ग्रहण कर पाता है। जितना ज्यादा जानकारी दुनिया में बिखरी हुई है और लगातार आती चली जा रही है, उसमें से हमारी ग्राह्यता और उस ग्राह्यता के बाद हमारा बोध, उस बोध के आधार पर हमारी सोच और उस सोच के आधार पर हमारा अभिव्यक्ति या आचरण कम से कम होता चला जाता है। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। दूसरा है अनुमान। जिस चीज को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, हम उसके बारे में अनुमान करते हैं, कल्पना करते हैं। और कल्पना जब भी की जाएगी तो सपने की तरह कल्पना भी कहीं न कहीं सच पर आधारित होगी। अगर कुएं के मेढक ने दूसरे मेढक से कहा कि हाथी कितना बड़ा होगा, तो उसने कहा बहुत बड़ा होगा, तो
पहले वाले मेढक ने कहा कि देखो मैं पेट फुलाता हूँ, क्या इतना बड़ा होगा? यानी पहला मेढक कल्पना कर सकता था कि जब वो पेट फुला लेगा तो उससे बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं हो सकती। तो हम किसी भी चीज की जब कल्पना करते हैं तो वह हमारे कहीं न कहीं यथार्थ अनुभव, प्रत्यक्ष बोध की जमीन पर ही खड़ा होता है। इसी आधार पर हम इस अनुमान के ज्ञान के अनुमान के स्रोत को जब और ज्यादा खोजने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि सारे भूत प्रेत, सारे देवी देवता, ईश्वर, स्वर्ग नरक और तमाम ग्रंथों में लिखी गई ऐसी मिथकीय जानकारी जिन पर हमारे पुरखे यकीन करते थे और जिन पर विज्ञान ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, कल्पना पर आधारित एक एक के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो ज्ञान का दो स्रोत बताया, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा स्रोत है उपमान। उपमान माने कंपैरिजन, तुलना। जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि यह सही है और यह गलत है, यह उचित है, यह अनुचित है, यह हितकर है, यह अहितकर है, यह सुखकर है और यह तकलीफ दे। तुलना करने से हमारा बोध और ज्यादा स्पष्ट होता है। और अंतिम है आपका वचन। आप वचन का अर्थ है जो शास्त्र कहता है, जो विद्वान कहते हैं, जो पुस्तकें कहती हैं, जो उस देश काल से भिन्न, उस स्थान से भिन्न दूसरे देश काल स्थान में लोगों ने करके देखा, महसूस किया और हम तक अपने ज्ञान को संप्रेषित किया। तो इस रूप में ज्ञान के इन चारों स्रोतों के बारे में महात्मा बुद्ध ने हमको आचरण का निर्णय करने के लिए आधार दिया। हम वहीं से चिंतन की वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ मानते हैं। चिंतन की वैज्ञानिक पद्धति, तार्किक पद्धति का मतलब है WH टाइप क्वेश्चन। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसका, किसके लिए, किसके खिलाफ। इन सवालों का जवाब किसी भी समस्या में जब आप खोजने की कोशिश करते हैं तब आप उसके कारण तक भी पहुंच सकते हैं, उसके निदान तक, उसके विश्लेषण तक, डायग्नोसिस तक भी पहुंच सकते हैं। और फिर जब विश्लेषण करते हुए कारण तक पहुंच जाएंगे तो उसके समाधान तक भी पहुंच सकते। विज्ञान हमें बताता है कि सीखने की पद्धति दुनिया में केवल एक, ट्रायल एरर मेथड, प्रयास चूक पद्धति। हम किसी भी काम के लिए कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो क्योंकि उसके पहले हम उस काम को कभी जीवन में नहीं किए होते, उसके बारे में हमको कोई विशेषज्ञता नहीं होती, तो हम असफल होते हैं। तो हमको अपनी असफलता के उन बिंदुओं का एहसास होता है कि अगर हमने इस काम को ऐसे किया होता, इस जगह यह निर्णय लिया होता तो शायद हम सफल हो पाते। तो उस सार संकलन के बाद फिर हम अगली कोशिश करते हैं और इस तरह से हताशा के बजाय हमको हर कोशिश सफलता के ज्यादा करीब पहुंचाती है। ट्रायल एरर मेथड यह
इतनी जमीन तैयार हो गई कि अब हम वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के बारे में सीधे बातचीत करें। पिछली बार मैंने आपको अपनी बात खत्म करते समय बताया कि जिस व्यक्ति ने दुनिया को जीवन का विज्ञान दिया, जीवन का विज्ञान, विज्ञान का आविष्कार उससे पहले हो चुका। डार्विन और लैमार्क जैसे लोग धरती पर आ चुके, लेकिन प्रकृति, समाज और व्यक्ति के अंतर्मन में चलने वाले अंतर संघर्ष के सटीक विश्लेषण और सार संकलन तक जिस व्यक्ति ने पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने जीवन को वैज्ञानिक तरीके से, समूचे जीवन और जगत को वैज्ञानिक तरीके से देखने और सोचने और समझने का तरीका सिखाया, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के नाम पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नाम मार्क्सवाद भी पड़ा। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को सैद्धांतिक और दार्शनिक भाषा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। द्वंद्वात्मक इसलिए कि उसका मानना है कि हर चीज में दो विरोधी पहलू होते हैं और जिनमें आपस में अनवरत टकराव होता रहता है। भौतिकवाद इसलिए कहते हैं कि वह इसी दुनिया को सही मानता है, इस दुनिया से परे किसी और दुनिया के अस्तित्व को नहीं मानता। इसको जब हम मानवता के समूचे इतिहास पर आरोपित करते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद में आदि मानव ने जब पहली सभ्यता बनाई, वहां से लेकर के आज तक की समूची सभ्यता की विकास यात्रा का चरणबद्ध कारण सहित विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण को जब आप जान जाएंगे तो आज आपके सामने ढेर सारे जो सवाल बने रहते हैं, उन सवालों का उत्तर आप खोज निकालेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। दुनिया को देखने और समझने के बारे में आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी, समझ का विस्तार हो जाएगा, सोचने की क्षमता का विकास हो जाएगा, विश्लेषण करने जाएंगे और ढेर सारे भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। और यह मुक्त मन स्थिति आपको सहजता की तरफ ले जाएगी और आप अंदर और बाहर से दोनों तरफ बहुत सुकून से, बहुत शांति से अपना काम कर सके। कोई तनाव, कोई अफसोस, कोई क्षोभ, ऐसी चीज आपके मन में नहीं बचती। बुद्ध कहते हैं कि इसी को, इसी भावभूमि को, इसी मनोदशा को प्राप्त करना ही बोध है। महात्मा बुद्ध को यही बोध हो गया उस पेड़ के नीचे बैठ करके सोचने के बाद। तो हम अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में और अगली पीढ़ी की बात। यह दृष्टिकोण मानता है कि प्रकृति, समाज और मनुष्य के भीतर घटने वाली हर परिघटना
अगर विज्ञान सही है तो उस विज्ञान के सिद्धांत को हर जगह लागू किया जाएगा और एक जैसा ही निष्कर्ष सामने आएगा। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमको बताता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या होती है और हम उसके समाधान के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं तो हमको सबसे पहला काम करना होता है 1 डिवाइड इनटू 2। किसी चीज को अविभाज्य एकल इकाई मत मानिए या मानिए कि उसको तोड़ा जा सकता है, उसकी एनालिसिस की जा सकती है। क्यों कि हर चीज दो परस्पर विरोधी घटकों के मिलने से ही बनी हुई है। तो पहला बिंदु क्या हुआ कि प्रत्येक संरचना दो परस्पर विरोधी घटकों की एकता का परिणाम है। उदाहरण, बिजली है तो गर्म तार है, ठंडा तार। चुंबक है तो उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव। अब किसी भी चीज का जब हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वह विज्ञान हमको सिखाता है कि इसको तोड़ो। कैसे तोड़ो? डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट, दो असमान टुकड़ों में तोड़ो। 1 डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट। किसी भी चीज को दो असमान टुकड़ों में तोड़ो तो एक टुकड़ा बड़ा हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा छोटा हो जाएगा। जो टुकड़ा बड़ा हो गया उस टुकड़े को हाथ में लो, जो टुकड़ा छोटा हो गया उस टुकड़े को एक किनारे रख। अब फिर बड़े टुकड़े को तोड़ो, फिर एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा मिलेगा, फिर छोटे टुकड़े को किनारे रख। और यह क्रम चलाते 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 हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि जब हमको सबसे छोटा टुकड़ा सबसे बड़े टुकड़े में से भी मिल जाए। आपको एक बोरा चावल खाना है तो आप एक कौर चावल खाना शुरू करते हैं और उसमें से एक एक दाना चावल को चबाते हैं और साल नहीं बीतता एक बोरा चावल खा जाते हैं। तो यह सोच करके कि बाप रे बाप, एक बोरा चावल कैसे मैं खाऊंगा, आपको चक्कर आ गया और बेहोश हो गए या आत्महत्या करने लगे। यह चावल तो मेरे खाने बस का है नहीं, मैं आत्महत्या करूँ, या मेरी किस्मत में यही लिखा था कि अब एक बोरा चावल ही खाना बचा है। वह चिंतन आपको एक दूसरे आचरण तक, दूसरे निष्कर्ष तक पहुंचा देगा। और विज्ञान क्या कहेगा? तोड़ो तोड़ो। सामने कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों न खड़ा हो, विकराल से विकराल चुनौती क्यों न खड़ी हो, अंतिम प्रयास करने का भी मौका तुम्हारे पास अभी है। तो हथौड़ा उठाओ, एक तो मारो, टूटेगा, टूटेगा जरूर। जो छोटका निकलेगा चिंगारी की तरह से उसको किनारे छोड़ो, फिर हथौड़ा मारो। और हर चोट, हर प्रहार एक प्रगति। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो हथौड़ा छटक जाएगा, आपका प्रयास चूक जाएगा, लेकिन ट्रायल एरर मेथड बताता है कि प्रगति कभी सीधी रेखा में नहीं होती है। यदि आप प्रयास और समय दोनों को आधार और लंब के रूप में रेखित कर दें और ग्राफ बनाएं, तो आपको स्ट्रेट वे डेवलपमेंट, सीधी रेखा में विकास, कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका विकास जारी रहेगा और उसी क्रम में, उसी अनुपात में लगातार जारी रहेगा।
ऐसा नहीं होता। विज्ञान हमें बताता है कि यह डेवलपमेंट जिगजैग होता है। कभी सफलता बढ़ जाती है, कभी सफलता घट जाती है। तो जब सफलता घटे तो हताश नहीं होना, और जब सफलता बढ़े तो फूल करके बिना तेल की पकौड़ी की तरह टूटता नहीं। माने अहंकार और हताशा दोनों स्थितियों से मुक्त, निष्प्रिय भाव से, निष्काम भाव से अपना काम है। जब तक जीना तब तक जीना, सुनते जाओ, कहीं तक तो पहुंचेगी लड़ाई, उसके आगे वाले लेकर के चलेंगे। मानवता की मुक्ति के महाअभियान की मशाल न जाने कितने हाथों से होती हुई भगत सिंह के हाथ तक पहुंची, और फिर भगत सिंह के हाथों से होती हुई 1931 में मरे, और 2012 में हम बैठे हैं। न जाने कितने हाथों से होती हुई हमारे हाथों तक पहुंची, और फिर आपके हाथों से होती हुई न जाने कितने हाथों तक पहुंचेगी। तो इस रूप में निष्प्रिय भाव, मुक्त मन, अपना काम है, अपने काम में लगे और सुखी, एकदम आनंद। तब जब ये समझ में आ गया कि ट्रायल एरर मेथड से ही सफलता मिलती है, कि सफलता जिगजैग वे में ही मिलती है। कभी हम 10 घंटा पढ़ने जाते हैं, कभी 14 घंटा पढ़ने जाते हैं, कभी हम देखते हैं कि पढ़ने के टाइम के दौरान भी हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे दौर आएंगे, बार बार आएंगे, जीवन भर आएंगे, हर एक के साथ आए हैं, आपके साथ ही आए। तो बताया आपको कि दो चीजें एक दूसरे के साथ विरोधी गुणों वाली जब रहेंगी तभी वस्तु का अस्तित्व होगा। समाज है तो उत्पादन करने वाला वर्ग भी रहेगा और उसके उत्पादन का शोषण करने वाला वर्ग भी रहेगा। दोनों साथ ही रहेंगे। उत्पादन करने वाला वर्ग चाहेगा कि मेरा शोषण कम से कम हो, शोषण करने वाला वर्ग चाहेगा कि उसका शोषण अधिक से अधिक हो। दोनों के बीच में अंतर संघर्ष भी होगा। एक ही कारखाने की छत के नीचे दोनों रहेंगे भी, एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ सक्रिय रहेंगे, तभी कारखाना चलेगा। तो इसलिए अपने विरोधी मत, अपने से विरोधी सोच वाले से घबराइए मत, न उसकी ताकत से, न उसके तर्कों से, न उसकी शक्ति, किसी भी तरह। क्यों? अगर उसके पास अपना पक्ष है तो आपके पास भी अपना पक्ष है। अगर उसके पास अपने अनुभव है तो आपके पास भी अपने अनुभव है। अगर वह अपने हित के अनुरूप चलने की कोशिश करता है तो आप भी अपने हित के अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं। वो अपना फायदा सोचेगा, आप अपना फायदा। दोनों के बीच टक्कर होगी तो तनावग्रस्त मत हो। यह मान के चलिए यह टक्कर तो होनी ही है, यह जीवन का हिस्सा है, यह टक्कर होगी ही होगी। हर कदम पर, हर क्षण, हर विपरीत चिंतन धारा के व्यक्ति के साथ। तब एंजॉय कीजिए। गोल्की लिखते हैं, पितरेल पक्षी तूफान आता है तो और ऊंचा उड़ता है, बोलता है कि और आओ तूफान, और आओ, मैं मजा ले रहा हूँ। यानी लड़ाई जितनी घनी होती चली जाती है, योद्धा को अपना हथियार और ज्यादा बढ़िया कष्ट दिखाने का मौका मिलता है। चुनौती जितनी गंभीर होगी, आपको अपनी कुवत आजमाने का और बेहतर चांस मिलेगा। तो उस विपरीत परिस्थिति को एंजॉय कीजिए और मन बना करके आर पार लड़ने के लिए एक एक कदम तो ठंडे दिमाग से सोच करके उठाइए। जब हम दो परस्पर विरोधी चीजों को एक दूसरे के साथ विरोध करते हुए और एकताबद्ध रहते हुए सक्रिय देखते हैं
तब हमारे सामने ये आता है कि उस वस्तु का नाम क्या। तो कभी भी किसी भी वस्तु में जो पक्ष प्रभावी रहता है, जो घटक प्रभावी रहता है, उसी के आधार पर उस वस्तु का नामकरण होता है। यानी अगर किसी चीज का नाम एक निश्चित गुण को दिखाता है, तो बिल्कुल यह मत सोचिए कि उस चीज में उन गुणों के विपरीत गुण अनुपस्थित। उस चीज में उन गुणों के विपरीत गुण, ठीक 180 डिग्री विरोधी गुण ही उपस्थित। फर्क क्या है? मात्रा। एक तेज लड़का, एक कमजोर लड़का, एक पढ़ने वाला लड़का, एक न पढ़ने वाला, एक गंभीर इंसान, एक मस्त इंसान, एक बहादुर आदमी, एक कायर आदमी, दोनों अपने उस विशिष्ट परिस्थिति में जैसा आचरण कर देते हैं, उसी के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन परिस्थिति बदली, प्रयास बदला, अंतर संघर्ष में गौड़ पक्ष प्रभावी पक्ष को प्रभावित कर ले गया, तो परिणाम बदल जाता है और नामकरण भी बदल जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ। विकास मुझसे मिलने से पहले मुश्किल से घंटा 2 घंटा पढ़ते। मुझसे मिलने के बाद पहले 3 दिनों में इन्होंने केवल 3 शब्द दिए। इनके साथ इनका दोस्त जो आया था वो भाग गया, लेकिन इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। न जाने कौन सी चीज मेरी इनको अच्छी लगी कि इन्होंने बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, और धीरे धीरे करके घंटा 2 घंटा भी न पढ़ने वाले विकास 10 घंटा 10.5 घंटा पढ़ने वाले विकास में बदल गए। तो एक न पढ़ने वाला लड़का एक पढ़ने वाले लड़के में बदल गया। एक मरियल लड़की अच्छी तरह खिलाई पिलाई जाए, उसका चिकित्सा किया जाए, तो वह एक स्वस्थ लड़की में बदल जाए। वही माला जिसका नाम कल तक मरियल माला था, उसके बाद उसका नाम बदल जाए। आज के समाज में आज से 50 साल पहले जो मूल्य और मान्यताएं, जो तौर तरीके प्रचलित थे, उन तौर तरीकों के बदले नए तौर तरीके आ गए। गुल्ली डंडा के खेल की जगह क्रिकेट का खेल आ गया। तब गुल्ली डंडा प्रभावी भूमिका में था, अब क्रिकेट प्रभावी भूमिका में। तो नामकरण बदल गया। दिन है तो प्रकाश का अंश ज्यादा है, रात है तो अंधकार का अंश ज्यादा है। समाज पूंजीवादी है तो पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व है। क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग बिल्कुल दफ्तर की तरह मिटा करके खत्म हो जाएगा, नहीं। जो शोषित वर्ग है वह अपनी सत्ता में आ जाएगा और पूंजीपति वर्ग के आचरण पर अंकुश लगेगा। इस रूप में कोई भी चीज अपना नामकरण अपने प्रभावी घटक के गुणों के आधार पर करती है और परिस्थिति बदलने पर नामकरण। कंसेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। अब यह परिवर्तन होता कैसे है? हम
और ज्यादा विश्लेषण और ज्यादा गहराई में उतरते जा रहे हैं। अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश कीजिएगा, विचार कर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस तो दो परस्पर विरोधी घटकों के बीच जारी अंतः संघर्ष माने भीतर भीतर जारी संघर्ष के परिणाम स्वरूप किसी भी चीज में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन दो चरणों में होता है, दो स्टेजेस में होता है। पहले चरण का नाम है परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज। परिमाण माने होता है मात्रा। धीरे 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 करके मात्रा बढ़ती है। जब यह मात्रा बढ़ते बढ़ते, यह परिमाण बढ़ते बढ़ते उस बिंदु तक पहुंचता है कि जब उसके आगे उस रूप में और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं बचती, तो वह रूप को फाड़ देता है। मैं चीज को और अभी स्पष्ट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई भी चीज बढ़ते 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 धीरे धीरे बढ़ती है, इस बढ़ने के चरण का नाम है परिमाण में परिवर्तन। और परिमाण में परिवर्तन होते 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 वहाँ एक जगह जा करके पहुँचता है कि उसका जो वर्तमान रूप रहता है वह और ज्यादा विकास करने में अवरोध बनने लगता है। तो उस अवरोध को तोड़ देती है, उस बंधन को तोड़ देती है, वह रूपांतरण हो जाता है। फॉर्म और कंटेंट। फॉर्म माने रूप, कंटेंट माने अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु माने उस रूप के अंदर रखी हुई चीज। उदाहरण, अंडा। अंडा क्या है? अंडे के आकार का सफेद एक संरचना है, वो उसका फॉर्म है, उसका रूप। अब उस रूप को अंदर अंदर मुर्गी उसके ऊपर बैठी हुई, उसको उचित परिवेश उपलब्ध है अपने विकास के लिए, और परिमाण में परिवर्तन विकास यात्रा जारी है। एक कोशिका का अंडा दो कोशिकाओं के अंडे में बदला, दो कोशिकाओं वाला 4 में, इस तरह से करके कोशिकाएं टूटती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक ऐसा क्षण आया कि अब उस एक कोशिका वाला अंडा को अंडे की खोल में सिमटे रहना असंभव हो गया। विकास रुक नहीं सकता, खोल रुकावट बन चुकी। विकास रुक नहीं सकता, वह जीवन है, वो बढ़ेगा। वह परिमाणात्मक परिवर्तन है, वह एक एक डिग्री करके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब अंडे की खोल को फटना ही। खूब अच्छी तरह इस उदाहरण को देखिएगा। हर जगह यह उदाहरण लागू होगा, जीवन में, प्रकृति में, चिंतन में, समाज में, व्यवस्था में, क्रांति में, हर जगह लागू होगा। अगर यह विज्ञान है तो इसको लागू होना पड़ेगा, और अगर यह लागू नहीं हो सकता तो इसको उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। क्यों?
यह गलत साबित होती है। विज्ञान वही है जो कि हर जगह अपने आप को सही साबित कर दे। जो भी आदमी उस पर प्रयोग करे तो उसका प्रयोग सही नतीजे तक निकले। वैज्ञानिक को क्यों इतना ज्यादा आत्मविश्वास हो जाता है? बहुत सुंदर उदाहरण है जगदीश चंद्र बोस का। हमारा वह पुरखा जब पूरा देश गुलाम था, पढ़ाई लिखाई कितनी मुश्किल थी, स्कूल कॉलेजेस मयसर नहीं थे, कैसे कैसे करके पढ़ा होगा और विश्वविख्यात वनस्पति शास्त्री के रूप में स्थापित किया, आविष्कार किया। पौधों में जीवन होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चुनौती दिया। सारे वैज्ञानिक बैठे, कहा गया साबित करके दिखाओ। उसने कहा साबित क्या करना है? आप साबित करके दिखाओ कि पौधे में जीवन नहीं होता। किसी के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। चेयरपर्सन ने कहा बोलिए। उसने कहा कि अगर पौधे में जीवन होता है तो मैं कालकूट जहर, तुरंत मार डालने वाला जहर ले आता हूँ और इस पौधे की जड़ में डाला जाए। अगर पौधे में जीवन होगा तो जैसे सारे जीवधारी मर जाते हैं, पौधा मर जाएगा। ओके हो गया। पौधा लाया गया, गमला लाया गया, जहर भी लाया गया, पौधे में डाला भी गया, ऊपर से पानी डाल के कायदे से सिंचाई भी कर दी गई, वेट किया गया। परिणाम आने का वैज्ञानिक तो यही करते हैं ना, प्रयोग करने के बाद निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। वेट किया गया, पौधे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। सारा हाल साए साए कर रहा था, सन्नाटा पसरा। जब समय सीमा और सब्र चूक गया, बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो गई, तब दोस्त उठे। उन्होंने कहा मेरा सिद्धांत सही है और मैं इसे साबित करने जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। फिर सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आया, क्या करेगा, कैसे साबित करेगा? चेयरपर्सन भी चकमका गए। उन्होंने कहा इजाजत है। वो गया और जो जहर का प्याला रखा हुआ था उठा के पी लिया। वैज्ञानिक का आत्मविश्वास देखिए कि उसने उस जहर के प्याले को उठा करके पी लिया। वैज्ञानिक पर भी कोई असर नहीं। वस्तुतः वह जहर था ही नहीं, सामान्य ग्लूकोज पाउडर। तो यह आत्मविश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा, विज्ञान की दृष्टि विकसित हो जाएगी, परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट समझ हो जाएगी, तो असफलता आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती और सफलता आपके सिवाय किसका पीछा करेगी। स्पष्ट है? तो जब कोई भी परिमाणात्मक परिवर्तन लगातार बढ़ते बढ़ते उस बिंदु तक पहुंच जाता है कि उसका रूप अब और ज्यादा उस विकास को लेकर के वहन नहीं कर सकता, तो उसका रूप बदलता है, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर्म बदलता है। क्लियर? इस फॉर्म बदलने की स्थिति को, उस बिंदु को जिस पर पहुंच करके फॉर्म बदलता है, उसका नाम है क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है जिस पर पहुंच करके किसी भी चीज की मात्रा में धीरे धीरे होने वाला विकास रूप को तोड़ दे। स्पष्ट हो गया? और इसी बिंदु का नाम जब समाज में जारी होता है तो उसे क्रांति कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट अप्लाइड इन द सोसाइटी इज नेम्ड एज रिवॉल्यूशन। क्लियर? अब यहाँ परिवर्तन अपनी विकास यात्रा के प्रथम चरण को पूरा कर चुका, परिमाणात्मक परिवर्तन या क्वांटिटेटिव चेंज का चरण पूरा हो गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब एक छलांग लगती है, धीरे धीरे होने वाला विकास एक उछाल लेता है, एक जंप लेता है। उस उछाल का नाम है गुणात्मक परिवर्तन। उस छलांग का नाम है गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज में वस्तु का गुण बदल जाता है। क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते ही परिमाणात्मक परिवर्तन की क्रमशः जारी, धीरे धीरे शनैः शनैः जारी विकास यात्रा में एक छलांग लगती है और उस छलांग लगने के बिंदु पर परिमाणात्मक परिवर्तन का काम खत्म हो जाता है और परिवर्तन की प्रक्रिया का नया नामकरण होता है। वह नाम है गुणात्मक परिवर्तन। और अब उस वस्तु का, उस परिघटना का, उस परिवर्तन का नया चरण शुरू हो जाता है। क्या नाम पड़ गया उसका? गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। क्लियर है? हम दो जगहों पे इसका उदाहरण देखेंगे। एक जो हमने अंडे वाला उदाहरण दिया, और दूसरा, आप विज्ञान के छात्र हैं, आपको अपने प्रैक्टिस में बहुत आसानी से समझने में मदद मिलेगी। अगर अंडे को खोल फट जाए तो गुणात्मक परिवर्तन हो गया। अब उसका नाम क्या पड़ गया? खिंचा। कल तक जो अंडा था, आज उसका नाम पड़ गया खिंचा। नामकरण बदल गया। अगर उस अंडे को हमने मुर्गी के नीचे नहीं रखा तो क्या उसमें से चूजा निकलेगा? यानी विकास तभी मुमकिन होगा जब परिवेश अनुकूल होगा। बीज आपने डाला, कुछ कीचड़ में चला गया, कुछ पानी में चला गया, कुछ चट्टान पे चला गया, वही अंकुरित होगा जो सही जोती हुई जमीन में, खींची हुई जमीन में गिरेगा। स्पष्ट है? तो परिवेश की अनुकूलता विकास यात्रा के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज कि अगर हमने पत्थर के टुकड़े को
मुर्गी के नीचे रख दिया, अंडे जैसा खूबसूरत पत्थर लिया और मुर्गी के नीचे रख दिया, तो क्या उसमें से चूजा निकलेगा? क्यों? कि विकास अंदर से होता है, पत्थर के अंदर से कोई विकास नहीं हो रहा। अगर हम विकास को घी खिलाएंगे तो पहलवान हो जाएंगे, लेकिन अगर लाठी को घी में बोलते रहेंगे रोज तो लाठी तो घी नहीं खा सकती। गणेश जी तो दूध नहीं पी सकते। एक दिन दूध पी लिया पृष्ठ तनाव और शांता के सिद्धांत के चलते आरएसएस वालों के दुष्प्रचार के परिणाम से रोज दूध पिएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इस रूप में कोई भी विकास, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी विकास आरोपित नहीं हो सकता। जब होगा तो भीतर से होगा। अगर आपके अंदर विकास की संभावना है तभी विकास होगा। अगर आप विकास के पात्र, विकास यात्रा में हैं, तभी विकास होगा। दूसरा, कितनी भी शुभकामना करें, कितना भी प्रयास करें, अगर आप उसके पात्र नहीं हैं, अगर आप पत्थर के टुकड़े हैं, तो आप में से चूजा क्लियर? तो क्रांति का आयात या निर्यात नहीं होता। अगर हम चाहें कि रूस, चीन और क्यूबा और दुनिया भर की कल्पना कीजिए उस दौर के लोगों की जबकि वहाँ क्रांतिकारी सत्ताएं थी, वहाँ के क्रांतिकारी जाएं और दूसरे देशों में क्रांति कर दें, तो ऐसा सफल प्रयोग नहीं होगा। तात्कालिक रूप से सत्ता बदल जाएगी, लेकिन स्थानीय सामाजिक अंतर्विरोध उस तीक्ष्णता के परिमाणात्मक परिवर्तन के विकास के चरम बिंदु पर पहुँचने के पहले ही वह सत्ता परिवर्तन वैसे ही होगा जैसे हम जबरदस्ती किसी माँ के पेट से किसी बच्चे को समय से पहले निकालने की कोशिश करें, उसमें माँ और बच्चा दोनों मर जाए। तो परिवर्तन अंदर से होता है। परिमाणात्मक विकास यात्रा को पूरा करने के बाद ही गुणात्मक परिवर्तन का चरण आता है। मंगल पांडे जैसी जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो अतिवाद हमारा साथ देने के बजाय हमारे दुश्मन का फायदा कर देगा। और देश का डीएम के बंगले पे जाके नारा लगाना कि भारत की वर्तमान व्यवस्था मुर्दाबाद, क्योंकि 1000 रुपया तुमने घूस लिया जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, अब 50 रुपया तुम मांग रहे हो उस प्रमाण पत्र पर चिड़िया बैठाने के लिए, और वो फाड़ के चल रहे। तो ये वक्त से पहले किया गया हमला। समझते चलिए दुश्मन कितना ताकतवर है, आप कितने ताकतवर, और जब वो परिस्थिति आएगी कि टक्कर होगी तो आप उस टक्कर को रोक नहीं सकते, दुश्मन भी रोक नहीं सकता, परिणाम चाहे जो भी निकले। तो काबू करना पड़ेगा अपनी आतुरता पर, अपनी जल्दबाजी पर, अपने मानसिक आवेग पर काबू बना के रखना पड़ेगा, तभी हम विजय की संभावना के साथ संघर्ष कर सकेंगे। वरना क्या होगा? तो हमें ऐसे कह डाला आर पार। एडीएम ने बोला कि तुम कौन होते हो मुझसे सिग्नेचर कराने वाले? और देश ने कहा मैं भारत की जनता का एक आदमी हूँ और आप मेरे नौकर। एडीएम को नौकर कहने का साहस और देश के अंदर कैसे पैदा हुआ? डीएम के दरवाजे और उसके गनर के सामने भारत की वर्तमान व्यवस्था मुर्दाबाद कहने का साहस कैसे पैदा हुआ? एक होमगार्ड को देख लेते हैं तो बाबू साहब को पतली कच्ची होने लगती, दरोगा को देख लिया तो जोड़ी बुखार आने लगता, लेकिन एक अदना सा लड़का अपना सारा कागज फाड़ के फेंक देता है
और एटीएम से जबरदस्ती दस्तखत करवाता है, उसके पीछे सैकड़ों लड़कों का फायदा होता है, तुरंत धनाधन उनके भी दस्तखत होते हैं। तो साहस करना पड़ता है, लेकिन कब? गर्म लोहे पर हथौड़ा मारेंगे तो मुड़ेगा, लाल होने का इंतजार करना पड़ेगा। कच्चे पर मार देंगे तो स्पष्ट है। तो परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ये दो चरण हो गए विकास। अब इसमें कुछ बारीक चीजें और हैं सिद्धांत। एक चीज है जिसका नाम है स्क्रू टाइप डेवलपमेंट। पेच देखा है आपने? स्क्रू आगे की ओर नुकीला, पीछे की ओर चौड़ा, ऊपर मत्थे पर एक खांचा बना हुआ होता है जिसमें पेचकस को फंसा करके धीरे धीरे घुमाता है, तो पेच एक एक चूड़ी करके अपने लिए अपना छेद चौड़ा करता चला जाता है और अंदर धंसता चला जाता है। विकास यात्रा का यह परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन का दोनों चरण किस तरह से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्योंकि जब गुणात्मक परिवर्तन हो गया, क्रांति हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि अब विकास रुक जाएगा। विकास है तो जारी रहेगा। अब फिर से नया परिमाणात्मक परिवर्तन होगा, फिर नया रूप आ जाएगा, उस नए खोल को फिर तोड़ेगा, फिर एक नई परिघटना आएगी सामने। तो इस जारी अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया में एक परिमाणात्मक परिवर्तन, फिर एक छलांग, फिर एक परिमाणात्मक परिवर्तन, फिर एक छलांग, पेचकस कस रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो ऑटोमेटिक है। बिजली में कनेक्शन डाल दिया गया है, अब वो पेच को कसता रहेगा, तब तक कसता रहेगा जब तक करेंट है। पेच ध्यान दीजिए, अगला सिरा नुकीला है, पिछला सिरा चौड़ा है, चूड़ी कटी हुई, चूड़ी छल्ला दर छल्ला एक के ऊपर एक रखा हुआ है। पहला छल्ला छोटा है, आखिरी छल्ला बड़ा है। पहले छल्ले का अंतिम बिंदु दूसरे छल्ले का पहला बिंदु है और दूसरे छल्ले का अंतिम बिंदु तीसरे छल्ले का पहला बिंदु है, और इस रूप में पहला छल्ला सबसे आखिरी और सबसे मोटे छल्ले से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? जुड़ा हुआ। हम गिनती सीखते हैं तो बच्चे को सिखाते हैं 1 से 100 तक गिनती सीखो बेटा। बोले 1 से 100 तक गिनती है, बोले गिनती आ गई। बोले गिनती 1 के नीचे भी है क्या, 100 के ऊपर भी है क्या? मैंने कहा नहीं मास्टर। बोलेगा मैंने सीखा है 1 से 100 तक गिनती होती है। वैज्ञानिक बोलेगा मास्टर को मास्टर ही रह गया। अरे गिनती 1 के नीचे भी है, गिनती 100 के ऊपर भी है। क्लियर? आप किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए केवल एक टुकड़ा लेते हैं। आपने 1 से 100 तक की गिनती का टुकड़ा लिया, ओके? अब हम दूसरी चीज की तरफ, यह स्क्रू टाइप डेवलपमेंट में, विकास की यात्रा में शुरुआत में जो गुण कम पैमाने पर, कम मात्रा में होते हैं, अगले चरण, हर अगले चरण और अगले चरण में उन्हीं गुणों का और ज्यादा मात्रा में विस्तार होता है। विकास भी होता है और विस्तार भी होता है, फैलता भी होता है। चूड़ी बड़ी भी होती, पिछली चूड़ी जैसी ही ऊपर वाली चूड़ी है, दोनों के गुण एक ही जैसे, लेकिन अगली चूड़ी में क्या हो गया, और ज्यादा विस्तार हो गया। एक पूंजीपति ने एक कारखाना लगाया, वहां से शोषण किया, अतिरिक्त मूल्य कमाया। दूसरा कारखाना जब लगाएगा तो उसकी परिसंपत्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी,
लेकिन जो मूल चरित्र उसका पहले कारखाने में था वही चरित्र अंत तक बना रहा। क्लियर होगा? मात्रा बढ़ने के साथ, विकास होने के साथ मूल चरित्र नहीं बदलता। ध्यान दीजिएगा इस बात। जो कायर थे वे कायर हैं, वे कायर ही रह जाते। जो मूल चरित्र नहीं बदलने की बात है, प्रत्येक वस्तु की अंतर वस्तु में एक मूल धागा होता है, मोमबत्ती के धागे की तरह से। मोमबत्ती का धागा सब मोमबत्ती में एक ही जितनी मोटाई का होता है। जो 98 वाली मोमबत्ती है उसमें मोम तनी पतली होती है, कम मात्रा में होती है, और जो 5 रुपए वाली मोमबत्ती है उसमें मोम ज्यादा छोटी है। क्लियर? तो मूल धागा वही है, मूल धागा नहीं बदल रहा है। बांस की खूंटी बांस ही पैदा होगा, ऋण नहीं पैदा होगा। मैग्नेट से जो लोहा टच करेगा वो मैग्नेट में बदलेगा, अल्युमिनियम टच करेगा तो नहीं बदलेगा। क्लियर हो रहा? अब किसी जगह एक और चीज समझ लीजिए, त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया। ये सारा सिद्धांत में बोल रहा है, इसको अलग अलग चैप्टर्स में बार बार तोड़ा जाएगा, लेकिन आज समूचा एक साथ ले लेने दीजिए, भविष्य में क्या होगा कौन जाए। त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया, निषेध का निषेध, थियरी का नाम क्या है? नेगेशन ऑफ नेगेशन थियरी। जब आप विकास करते हैं तो आप अपने कुछ पुराने गुणों को छोड़ते हैं और कुछ नए गुणों को अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिन पुराने गुणों को आपने छोड़ा, उनके छोड़ने के कारण आपका नाम पड़ गया त्यागी जी। भारतीय परंपरा में त्यागी जी को बहुत गरिमा मंडित किया गया है। क्या है त्यागी जी? मैंने क्या त्याग दिए? तो जो त्याग दिए उसको तो गौरवगान किया जाता है, लेकिन जो ग्रहण किए, बाबा रामदेव त्यागी जी, बोले ठीक, बोले बाबा, बोले ग्रहण क्या किए? बोले 11,500 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति और अघोषित का कोई पता नहीं। बोले और क्या करते हैं? बोले बाजार से सबसे सस्ता सामान देते हैं। बोले आटा क्या भाव देते हैं? बोले 50 रुपए किलो। बाबा रामदेव का आटा 50 रुपए किलो और बाजार से सबसे सस्ता देते हैं। बोले मेरे पास तो कोई बेटी बेटा औलाद है नहीं, सारी संपत्ति देश की है और देश के लिए लड़ रहा हूँ। लड़ कैसे रहा हूँ कि जब जान देने का मौका दिखाई दिया तो मानवता के दुश्मन जब भी भागे हैं युद्ध के मोर्चे से फंस जाने पर, तो औरतों का कपड़ा पहन के भागे। जब भी भागे, इतिहास, पूरी मानवता का इतिहास, एक एक क्रांति का इतिहास आप देखेंगे। अंतिम समय में जब वो फंसता है तो उसको भागने का एक ही तरीका रहता है, वो औरतों के कपड़े पहनता है। रामदेव वो करके दिखाते। अब वो 1000 बार गंगा में गले तक खड़े होकर कहे कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 4 ही दिन में उनका आंख कान नाक लटक गया था जब अनशन पे बैठे थे। 5वें दिन उनको संतरा का जूस पिलाया जाना पड़ा। तो 50 रुपया किलो आटा बेचने वाले बाबा जी, परम त्यागी बाबा जी ने ग्रहण क्या किया? विज्ञान हमको सिखाता है कि त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।
तभी विकास संभव होता है। हम जिस चीज को त्याग करते हैं उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन जिस चीज को ग्रहण करते हैं, जिन गुणों को अर्जित करते हैं, जो सीखते हैं, जो अपनाते हैं, उन चीजों के लिए हमको कोशिश करना पड़ता है। तो गौरवान्वित किसको किया जाना चाहिए? ग्रहण करने को कि त्याग करने को? कोशिश करने। परंपरा ने कर दिया उनका। परंपरा ने कह दिया कबीर और तुलसी के शब्दों में कि हम लोग सब लोग सबसे गए गुजरे हैं, परम पापी हैं, और हे प्रभु हमारा उद्धार करो। आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं खुद को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। तो क्या हम सब लोग बिगड़े हुए हैं? और कोई सुधारक आएगा ईसा मसीह की तरह, हजरत मोहम्मद की तरह सुधार देगा? या राम जी आएंगे, अहिल्या को पैर से छुएंगे, पत्थर से तुरंत स्वर्ग तक पहुंच जाएगी? तो ऐसे में वह चिंतन, त्याग को गरिमा मंडित करने वाला चिंतन और सबसे ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर चुके व्यक्तित्वों द्वारा आत्म प्रवंचना, आत्म पीड़न, आत्म अपमान की घोषणा करने वाला चिंतन, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न हो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, कभी मौसम कौन कुटिल खलका में। तुलसी, तो जिस समाज में तुलसी और कबीर जैसे उच्चतम विकास कर चुके व्यक्तित्व के धनी लोग इस तरह से घोषित करते हो, अब आगे क्या सोचेगा कि मैं तो सबसे गया बीता हूँ, सारी दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, मैं ही सबसे बुरा हूँ तो क्यों हूँ? तो ग्रहण की, गौरव की, स्वाभिमान की घोषणा करना विज्ञान का काम है। हम आज प्लास्टिक के स्टूलों पर बैठे हैं। 50 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लकड़ी के अलावा भी किसी चीज से स्टूल बन सकता है। तो ये किसने दिया? उस परम पापी ने, सबसे गए गुजरे इंसान ने, या उस शानदार दिमाग ने जिसने बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक आविष्कार किए, आपकी खोज और चक्के की खोज से लेकर के और मोबाइल की खोज तक सबका डाल करता चला जा रहा। तो उसको गौरवान्वित किया जाना चाहिए, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। मनुष्य है, उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। दर्शन की दोनों धाराएं दो अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। एक अवसादग्रस्त करता है, हताशा पैदा करता है, दूसरा प्रयास के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करता है। लड़ो बहादुर, एक पकड़ और। तब अर्जन की प्रक्रिया में, त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया में निषेध का निषेध होता है। नेगेशन ऑफ नेगेशन थियरी। निषेध माने खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, लुप्त हो जाना, समाप्त होना। ठीक है? जैसे मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, कपड़ा नहीं पहनता था। उस कपड़ा नहीं पहनने वाले पशुवत मनुष्य ने जब खाल लपेटना और पेड़ों के पत्ते और जानवरों की खाल लपेटना शुरू किया, तो नंगे रहने के बोल का निषेध हो गया। खाल लपेटने वाले मनुष्य ने जब कपड़े का आविष्कार किया, भेड़ के ऊन से कपड़ा बुना और उसको पहनना शुरू किया, तो खाल लपेटने वाले मनुष्य का उसके उस खाल लपेटने वाले गुणों का निषेध। और वहां से आते आते टेरिलीन और टेरिकाट तक, और अब
पर्यावरण प्रदूषित करने वाले नहीं, पर्यावरण इको फ्रेंडली कपड़ों तक पहुंच गया, तो ये नए नए गुण अर्जित होते गए, पुराने गुण लुप्त होते गए, पुराने गुण लुप्त होते गए। क्लियर हो रहा? तो जब एक गुण का निषेध होगा तो एक गुणात्मक चरण पूरा हो जाएगा, दूसरे गुण के लिए प्रयास जारी हो जाएगा। जब वह दूसरा गुण भी उस जगह पहुंच जाएगा कि अब आगे नहीं चल सकता, तो उसका भी निषेध हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? वस्तु अपना रूप और अपना नाम बदलती चली जाएगी। कल तक वह भ्रूण था, उसके बाद वह बच्चा हुआ, उसके बाद वह बालक हुआ, शिशु, बालक, और बड़ा हुआ किशोर, और बड़ा हुआ तरुण, और बड़ा हुआ युवक, और बड़ा हुआ प्रौढ़, और बड़ा हुआ वृद्ध, और बड़ा हुआ शव। रूप बदलते गए, नए गुण अर्जित होते चले गए, पुराने गुण पीछे छूटते चले गए, नाम बदलता चला गया। ठीक है, उसके हिसाब से उसका स्वरूप, काम, उपयोग सब बदलता चला। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन समझ में आ गया, स्क्रू टाइप डेवलपमेंट समझ में आ गया, परिमाणात्मक और गुणात्मक संबंध क्या है, दोनों का एक दूसरे से अंतर संबंध क्या है, ये समझ में आ गया। परिवर्तन अंदर से ही संभव होता है, बाहर से आरोपित नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया। प्रयास करना ज्यादा प्रशंसनीय है, त्याग करना प्रशंसनीय नहीं होता, ये समझ में आ गया। और किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी है, उत्तेजित नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आतुरता में आकर के अतिवाद का सहारा नहीं लेना है, ये समझ में आ गया। अब हम लगभग पूरे सिद्धांत को समझ चुके हैं, इसमें केवल एक चीज और आपको बता दूं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या करता है। व्यक्ति में, समाज में, प्रकृति में, प्रयोगशाला में, हर जगह परिवर्तन की प्रक्रिया में एक भूमिका होती है। उस भूमिका का नाम है उत्प्रेरक की भूमिका। उसके न रहने पर, उस उत्प्रेरणा के घटक के न रहने पर भी परिवर्तन होगा ही, परंतु परिमाणात्मक परिवर्तन की यात्रा का कालखंड बढ़ जाएगा और गुणात्मक परिवर्तन विलंबित हो जाएगा। संगीत के सुर में एक विलंबित और एक द्रुत, दो तरह से स्वर साधना है। तो गति को द्रुत करने के लिए, गति को तेज करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड की, प्रेरक घटक की, प्रेरणा देने वाले आदमी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई हिम्मत बढ़ाने वाला रहेगा तो आप और बेहतर लगेंगे। दाई अगर रहती है तो बच्चे का जन्म होने में ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा व्यवस्थित उपलब्धि है। कोई भी नहीं रहेगा खेत में, जेल में, ट्रेन में, सड़क पर, कहीं भी। जब बच्चे का वह विकास क्रम उस बिंदु पे पहुंच गया तो जन्म होना ही है, परिणाम चाहे जो भी नहीं। लेकिन अस्पताल तक ले जाते हैं, वहाँ ट्रेंड लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो मदद करते हैं। तो एक गुरु क्या करता है, वो वही मैंगनीज डाइऑक्साइड है। एक इनकलाबी क्या करता है, वो वही मैंगनीज डाइऑक्साइड है। इनकलाबी इनकलाब नहीं कर सकते,
दुनिया का कोई भी परिवर्तन केवल क्रांतिकारी नहीं कर सकता। वह क्रांति की यात्रा में केवल गति को और त्वरित करने का मददगार घटक है। आप अगर सचेतन तौर पर समाज में होने वाले परिवर्तन को, अंदर होने वाले परिवर्तन को समझ रहे हैं, इस विज्ञान पर, स्थूल परिसौजार पर आपका पूरा कमांड हो गया है, आप इसके प्रयोग में पूरी तरह निपुण, पूरी तरह प्रवीण, पूरी तरह सिद्धहस्त हो गए हैं, तो आप दूसरों की केवल मदद कर सकते हैं। विकास वो अपने से करेंगे। आपकी मदद से उनकी विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। क्रांति होगी तभी होगी जब समाज का अंतर विरोध पकेगा। पानी जब 100 डिग्री पर पहुंचेगा तभी भाप बनेगी। जरा सा उसमें नमक डाल दीजिएगा तो जरा सा जल्दी पहुंच जाएगा। तो इनकलाबी शक्तियां सामाजिक परिवर्तन की विकास यात्रा में नर्स की भूमिका में है, गुरु की भूमिका में है, उत्प्रेरक की भूमिका में है, परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर देने का काम करती हैं। वह परिवर्तन का अकेले निर्णय नहीं कर सकती। क्लियर? इस रूप में समाज अपनी गति से विकसित होता है और इसी रूप में अंतिम टुकड़ा, इसी रूप में कोई भी बदलाव जब होता है तो वह एक घटना भी होती है और एक अनंत यात्रा भी होती है। क्रांति एक घटना भी है और क्रांति एक अनंत यात्रा भी है। क्रांति एक घटना है, 1857 में हुई। क्रांति एक घटना है, 1917 में हुई। क्रांति एक अनंत यात्रा है। हम आप जो कर रहे हैं तो क्रांति, हम आप जो कर रहे हैं वो क्रांति। तो इस रूप में गुणात्मक परिवर्तन की पूरी यात्रा को भी हम क्रांति ही कहते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन के उस क्रिटिकल बिंदु को जब लाल किले पर लाल झंडा लहराया जाएगा उसको भी क्रांति। आज की बातचीत